हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फ्यूजन। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग का एक प्रोग्राम जिसमें हम ये समझने वाले हैं कैसे हम इस प्रोग्राम को जावा की हेल्प से सॉल्व कर पाएंगे। जिन लोगों ने प्रीवियस प्रोग्राम्स स्ट्रिंग के ऊपर नहीं देखे हैं, मैंने ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट ऐड कर दी है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी स्ट्रिंग एंड चेक एंड प्रिंट whether the given string is a palindrome string or not। यानी आज की क्वेश्चन में हमें ये चेक करना है जो यूजर ने स्ट्रिंग इनपुट करी है क्या वो एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है या नहीं है। तो आइए समझते हैं कि जावा की हेल्प से ये कैसे सॉल्व हो पाएगा। तो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का प्रोग्राम सॉल्व करने से पहले हम पहले जान लेते हैं कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होती क्या है। ठीक है, हम किस स्ट्रिंग को बोलते हैं कि वो एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक इनपुट लिया नितिन, ठीक है। अब मैं इसको रिवर्स करूंगा तो इसको रिवर्स करने पे क्या आया, इसको रिवर्स करने पे सेम नितिन आया। यानी एक ऐसी स्ट्रिंग जिसको हम रिवर्स करें और वो ही आए। नितिन को हमने रिवर्स किया, नितिन आया, ऐसी स्ट्रिंग को हम बोलते हैं पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो ये एग्जांपल था, इसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ये प्रोग्राम सॉल्व करने में आपको और हेल्प मिलेगी अगर आपने मेरी एक अपलोडेड वीडियो देख रखी है। मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने स्ट्रिंग को रिवर्स करना सिखाया था, ऊपर आई बटन में वो ऐड है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो अब हम ड्राई रन की हेल्प से इसको पूरा समझेंगे कैसे ये प्रोग्राम हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने हमेशा आपको बताया जावा की स्टार्टिंग हमेशा क्लास से होती है। क्लास को एक पर्टिकुलर नाम देते हैं जो हमारे प्रोग्राम को डिफाइन करता है, हमारे प्रोग्राम को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो मैं स्ट्रिंग का क्वेश्चन कर रहा हूं और मैं 18 क्वेश्चन कर रहा हूं, तो मैंने क्लास को नाम दिया है स्ट्रिंग 18। ये नाम पूरा आप पे डिपेंड करता है, आप इसे कुछ भी दे सकते हैं। हम यहाँ पे क्लास पैलिंड्रोम स्ट्रिंग ये नाम भी दे सकते थे। उसके बाद मैंने लगा दिया कर्ली ब्रेस। कर्ली ब्रेस लगाने के बाद मैंने अपना मेन फंक्शन लिखा है। मेन फंक्शन क्या करता है, मेन फंक्शन आपके पूरे प्रोग्राम की प्रोसेसिंग में आपकी हेल्प करता है, आपके पूरे प्रोग्राम को प्रोसेस करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा है वॉइड मेन के अंदर स्ट्रिंग एस। अब एस क्या है, एस एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कौन इनपुट करेगा, जिसकी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा। ठीक है, यानी हम यूजर से एक वैल्यू लेंगे और उसे एस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेंगे। अब उसके आगे में लिखा हुआ है स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग हमें क्या बता रहा है, ये स्ट्रिंग हमें ये बताता है कि इस वेरिएबल के अंदर हम सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू ही इनपुट कर सकते हैं, कोई कैरेक्टर वैल्यू नहीं, कोई इंटीजर वैल्यू नहीं, कोई डबल वैल्यू नहीं, कोई और वैल्यू नहीं, सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू ही इसके अंदर इनपुट हो सकती है। इसके बाद मैं लगा दिया कर्ली ब्रेस। यहां तक हमारा स्टेप 1 दैट इज द सिंटेक्स पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है स्टेप 2 की। स्टेप 2 में हम वो वेरिएबल्स लेते हैं जो हमारे प्रोग्राम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। यहां पे मैंने 1 2 3 टोटल 4 REVs, फोर्थ वेरिएबल, मैं टोटल यहां पे 4 वेरिएबल्स लिए हैं। इन 4 वेरिएबल्स का काम क्या है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। I और L, I मैंने लिया है लूप चलाने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो ये होती है कि जब भी आप किसी स्ट्रिंग पे वर्किंग कर रहे हैं तो आपको उसे पूरा ट्रैवर्स करना पड़ता है, उसके हर एक एलिमेंट के पास जाना पड़ता है। अगर कोई स्ट्रिंग नहीं यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां पे एंड हो रही है तो मुझे उसके हर एक एलिमेंट के पास जाना पड़ेगा। तो उसको जाने के लिए मेरे को एक लूप चलाना पड़ेगा। तो उस लूप को चलाने के लिए मैंने आई वेरिएबल लिया है ना। और एक इंपॉर्टेंट बात, आप किसी भी स्ट्रिंग पे अगर वर्किंग करेंगे तो उसकी लेंथ मालूम होना बहुत जरूरी होता है। तो मैं इस स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करके मैं एल के अंदर स्टोर करा लूंगा। तो एल मैंने लिया है लेंथ स्टोर कराने के लिए। सी एच मैंने किस लिए लिया है, जब भी मैं किसी स्ट्रिंग पे वर्किंग करूंगा अगर मुझे उसका हर एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कराना है, यानी मुझे हर एक कैरेक्टर को अलग अलग करना है, तो मुझे उसे अलग करके कहीं स्टोर कराना पड़ेगा। तो सी एच में मैं जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करूंगा, यानी उसे अलग करूंगा, देन उसे सी एच के अंदर स्टोर करा दूंगा। REV, अब मेन वेरिएबल है हमारा REV। ये मेन वेरिएबल क्यों है, क्योंकि इसमें हम अपनी स्ट्रिंग का रिवर्स स्टोर करेंगे और फिर चेक करेंगे क्या जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है या नहीं है। ठीक है, तो यहां तक हमने अपने वेरिएबल समझ लिए।
तो यहां तक हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया, हमने अपने सारे वेरिएबल्स समझ लिए। अब हम इसका प्रोग्राम का जो मेन थर्ड पार्ट होता है अब उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। हम ये मान लेते हैं कि यूजर ने एस वेरिएबल में एक वैल्यू इनपुट करी है। मैं ये मान लेता हूं कि यूजर ने एस में वैल्यू इनपुट करी है नितिन। ठीक है, तो अब यूजर ने कहा कि हमें चेक करके बताओ क्या नितिन एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है या नहीं। अगर मैं ऐसे देख के कहूं तो आप एक सेकंड में बता सकते हैं कि ये स्ट्रिंग एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि हम इसे रिवर्स कर रहे हैं, तो रिवर्स करने पे नितिन ही आ रहा है। ठीक है, पर अब इसका प्रोग्राम कैसे बनाए? तो सबसे पहले हमें किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो लेंथ की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, जिसने भी नहीं देखी है ऊपर आई बटन की हेल्प से आप उसे देख सकते हैं। तो इसकी जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी? सबसे पहले हम इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3 4। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई? लेंथ आ गई 5। ठीक है, अब सबसे पहले हमने यहाँ पे वेरिएबल्स लिख लिए थे। वेरिएबल्स के जस्ट बाद मैंने लिखा L इक्वल्स टू S डॉट लेंथ, यानी यूजर ने जो S स्ट्रिंग इनपुट करी है उसकी लेंथ मुझे कैलकुलेट करके L में स्टोर कर दो। तो मैंने ये S स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करी और L में स्टोर कर दी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे है, अब ये फॉर का लूप स्टार्ट हो रहा है। फॉर का लूप स्टार्ट हो रहा है, अब ये लूप कैसे स्टार्ट हो रहा है? I इक्वल्स टू L माइनस 1। तो हम यहां पे लिख देते हैं I इक्वल्स टू L माइनस 1। अभी बात आती है कि मैंने L माइनस 1 क्यों लिखा? फॉर लूप के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज इनिशियलाइजेशन, सेकेंड इज कंडीशन चेकिंग एंड थर्ड पार्ट इज अपडेशन। इनिशियलाइजेशन में हमें अपना लूप कहां से स्टार्ट करना है, हमें वो वैल्यू लिखनी होती है। कंडीशन चेकिंग इज हम क्या चाहते हैं हमारा लूप कब तक चले, हमें वो लिखना होता है। एंड अपडेशन इज हर बार जो हमारे लूप की वैल्यू वो कैसे अपडेट हो वो हमें अपडेशन के अंदर लिखना होता है। अब यहां पे बात आती है I इक्वल्स टू L माइनस 1 मैंने क्यों लिखा? तो रिवर्स के लिए हमें पीछे से चलना पड़ेगा, यानी हमें स्ट्रिंग को लास्ट से ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे ये वाला n चाहिए होगा जिसकी इंडेक्सिंग क्या है? 4, यानी कि हमारी लेंथ से एक कम। तो मैंने इसलिए I इक्वल्स टू L माइनस 1 लिख दिया। मतलब किसी भी स्ट्रिंग की कोई भी लेंथ हो, ठीक है, उसमें से हम एक कम करेंगे तो हमें लास्ट कैरेक्टर उस स्ट्रिंग का मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा I इक्वल्स टू L माइनस 1। ठीक है, हमें जाना कहां तक है? हमें इस कैपिटल N यानी 0 तक जाना है। तो मैंने लिखा जब तक मेरी I की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के इक्वल है तब तक ये लूप मेरा कंटिन्यूअस चलता रहे। ये लूप मेरा यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा लूप कंटिन्यूअस चलता रहेगा जब तक I की वैल्यू 0 से बड़ी है या फिर 0 के इक्वल है। उसके बाद I माइनस माइनस ये मेरा अपडेशन पार्ट है, यानी कि मैं बार बार I की वैल्यू को 1 से डिक्रीज करता रहूंगा। 4 3 2 1 0 1 से डिक्रीज होती रहेगी। तो 1 से डिक्रीज करने के लिए मैंने लिखा I माइनस माइनस। माइनस माइनस का मतलब ये है कि I की वैल्यू हमेशा 1 से डिक्रीज होगी। अब हम कंडीशन चेक करते हैं। I इक्वल्स टू L माइनस 1। L हमारा क्या है? 5 माइनस 1, यानी 5 माइनस 1 कितना आ गया? मेरा I आ गया 4। ठीक है, तो I की वैल्यू हमारी क्या है? I की वैल्यू 4 है। क्या 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0? अब हम कंडीशन को चेक करेंगे। क्या 4 0 से बड़ा है? हाँ, कंडीशन ट्रू है। 4 हमारा 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, तो हम लूप के अंदर आ जाएंगे। लूप के अंदर आते ही मैंने क्या लिखा? ch इक्वल s डॉट कैरेट I। कैरेट एक कैरेक्टर फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? हम कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट कराते हैं। ये फंक्शन की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप ऊपर आई बटन की हेल्प से इसे समझ सकते हैं। ch इक्वल s डॉट कैरेट I। अब इसका मतलब क्या है? ch इक्वल s डॉट कैरेट I, यानी हम ये कह रहे हैं जो S स्ट्रिंग के अंदर जो I की वैल्यू है, I की वैल्यू हमारी क्या है? I की वैल्यू हमारी 4, यानी हम ये कह रहे हैं कि S स्ट्रिंग के अंदर जो 4 इंडेक्सिंग पे एलिमेंट है वो हमें दे दो। तो I यानी कि हमारी वैल्यू 4। तो हम S स्ट्रिंग के पास गए और हमने देखा 4th इंडेक्सिंग पे हमें स्मॉल n मिल रहा है। तो हमारा जो स्मॉल n था वो इससे कैलकुलेट होके किस में स्टोर हो गया? CH में स्टोर हो गया। तो ये CH में मैंने स्मॉल n स्टोर कर दिया। जैसे ही स्मॉल n स्टोर हुआ हम नेक्स्ट लाइन में आए, REV इक्वल्स टू REV प्लस CH।
मैंने आरईवी इक्वल्स इन्वर्टेड कॉमास ओपन इन्वर्टेड कॉमास क्लोज लिखा था। ये मैंने क्यों लिखा था, यानी मैं ये बताना चाहता था कि आरईवी जो मेरा है वो नल है, वो एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अभी ये बिल्कुल खाली है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इन्वर्टेड कॉमास ओपन इन्वर्टेड कॉमास क्लोज लिखा था। ये फॉर्मेट होता है, आपको कोई भी नल स्ट्रिंग कोई भी एम्प्टी स्ट्रिंग अगर आपको डिफाइन करनी है तो आप इसी मेथड की हेल्प से करेंगे। तो अब मैंने ये कहा कि आरईवी के अंदर मेरा जो करेक्टर है उसे ऐड कर दो। तो आरईवी अभी मेरा क्या है, एम्प्टी है, तो इसमें मैंने ch यानी कि स्मॉल n ऐड कर दिया। तो अब आरईवी की वैल्यू हो गई स्मॉल n। अब इसके बाद यहां से हम वापस ऊपर अपने लूप पे जाएंगे और अपने लूप को 1 से अपडेट करेंगे। i माइनस माइनस आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। ये 1 से अपडेट होके वैल्यू कम हो गई, आई की वैल्यू जैसे 3 हुई। अब हम वापस कंडीशन चेक करेंगे, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या 3 0 से बड़ा है, कंडीशन अभी भी ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हम लूप के अंदर आ जाएंगे। ch इक्वल s डॉट कैरेट आई, इस बार आई की वैल्यू क्या है, इस बार आई की वैल्यू 3 है। तो हम वापस s स्ट्रिंग के पास जाएंगे और हम कहेंगे कि 3 इंडेक्सिंग पे जो भी एलिमेंट है वो हमें दे दो। तो 3 इंडेक्सिंग पे आपको क्या मिल रहा है, आपको i मिल रहा है, तो ये आपने लिख लिया i, ठीक है। n कट हो गया और उसके बाद i आ गया। n कट का मतलब क्या है, अब ch के अंदर से n रिमूव हो गया और i स्टोर हो गया, क्योंकि s डॉट कैरेट i, इस बार i की वैल्यू क्या थी, 3 थी। तो 3 इंडेक्सिंग पे जो भी एलिमेंट था वो आया और ch के अंदर स्टोर हो गया। नेक्स्ट लाइन rev इज इक्वल्स टू rev प्लस ch। अब rev इक्वल्स टू, तो ये रहा rev इक्वल्स टू rev प्लस ch। आपका rev की वैल्यू क्या है, आपकी rev की वैल्यू है n। n में आप क्या ऐड कर दो, ch, यानी करेक्टर जो भी है आपका ch जिसके अंदर आपने एक सिंगल करेक्टर एक्स्ट्रा करके स्टोर कराया है उसे ऐड कर दो। तो ch जब ऐड होगा तो ये n के साथ जब i ऐड होगा तो ये ni हो जाएगा, ठीक है। ये हमने लिख दिया ni, ठीक है। अब इसके बाद आप वापस ऊपर जाएंगे अपने लूप पे और उसे अपडेट करेंगे। i माइनस माइनस i की वैल्यू क्या हो गई, i की वैल्यू इस बार 3 से 2 हो गई। अब आप वापस कंडीशन चेक करेंगे, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या 2 0 से बड़ा है, हाँ कंडीशन हमारी ट्रू है, 2 0 से बड़ा है। तो हम वापस लूप के अंदर आ जाएंगे। ch इक्वल s डॉट कैरेट आई, इस बार i की वैल्यू क्या है, 2 है। तो सेम हम वापस s स्ट्रिंग पे जाएंगे और सेकंड इंडेक्सिंग यानी 2 इंडेक्सिंग पे जो भी हमारा एलिमेंट है क्या है, t है। तो इस बार ch के अंदर हम क्या स्टोर करा लेंगे, t स्टोर करा लेंगे। ch के अंदर जैसे ही आपका t स्टोर हुआ, आप नेक्स्ट लाइन में आए, rev इक्वल्स टू rev प्लस ch। ये रहा आपका rev, इसमें आपको ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है ch क्या है आपका, t है। तो ni ये आपका ऐड हो गया ch, यानी t ऐड हो गया, तो ये ni t हो गया। अब आप वापस ऊपर जाएंगे, i माइनस माइनस i की वैल्यू फिर से 1 से अपडेट होके डिक्रीज हो जाएगी और i की वैल्यू 1 हो जाएगी। वापस आप कंडीशन चेक करेंगे, 1 क्या 0 से बड़ा है, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो आप वापस लूप के अंदर आएंगे। ch इक्वल s डॉट कैरेट आई, इस बार i की वैल्यू क्या है, इस बार i की वैल्यू 1 है। i की वैल्यू जैसे ही 1 हुई आप नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, पर नेक्स्ट लाइन पे आने से पहले ये लाइन रन करेगी। i की वैल्यू जैसे ही 1 हुई आप वापस s स्ट्रिंग पे जाएंगे और कहेंगे फर्स्ट इंडेक्सिंग पे जो भी एलिमेंट है वो हमें दे दो। तो फर्स्ट इंडेक्सिंग पे क्या है, अगेन i है, तो इस बार ch में आपका i स्टोर हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, rev इज इक्वल्स टू rev प्लस ch। ये रहा आपका rev, इसमें आपको ch ऐड करना है, ch की वैल्यू क्या है, i, तो ये आपने i ऐड कर दिया। इसके बाद आप वापस ऊपर जाएंगे, i माइनस माइनस i की वैल्यू क्या होगी, फिर से 1 से अपडेट होगी, तो इस बार i की वैल्यू डिक्रीज होके 1 से 0 हो जाएगी। अब हम वापस कंडीशन चेक कराएंगे, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या 0 0 से बड़ा है, नहीं। क्या 0 0 के इक्वल है, हाँ कंडीशन ट्रू है। यानी इससे हमें क्या समझ में आया कि इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो वो ट्रू माना जाएगा, या तो वो ग्रेटर हो या वो इक्वल हो। यानी कि i की जो वैल्यू है या तो वो 0 से बड़ी होनी चाहिए
या फिर वो 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो अभी हमारी i की जो वैल्यू है वो 0 है, तो 0 0 के इक्वल है, तो कंडीशन ट्रू है, हम लूप के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद क्या लिखा है, ch इक्वल s डॉट कैरेट i, इस बार i की वैल्यू 0 है, तो हम जाएंगे s स्ट्रिंग पे और 0 इंडेक्सिंग पे जो भी एलिमेंट है क्या है, n है, तो ये हम n ले आएंगे और ch के अंदर स्टोर कर देंगे। ये हमारा n ch के अंदर स्टोर हो गया। अब आप नेक्स्ट लाइन में आए, rev इक्वल्स rev प्लस ch, तो ये आपकी rev की वैल्यू है, इसमें आप क्या ऐड कर देंगे, अपनी ch की वैल्यू। ch की वैल्यू क्या है, कैपिटल N, तो ये आपने कैपिटल N ऐड कर दिया, तो ये आपका पूरा जो वर्ड था नितिन वो कंप्लीट हो गया। अब आप इसके बाद वापस ऊपर जाएंगे, i माइनस माइनस, अब i की वैल्यू क्या होगी, फिर से 1 से डिक्रीज होगी, है ना, तो हमने अपने लूप को अपडेट किया, तो i की वैल्यू अब -1 हो गई। अब आप वापस कंडीशन चेक करेंगे, -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या -1 0 से बड़ा है, नहीं, क्या -1 0 के इक्वल है, नहीं, कंडीशन हो गई आपकी फॉल्स। जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हुई आप ये लूप के बाहर आ गए। लूप के बाहर आते ही आपने देखा आपका जो प्रोग्राम था, जो हमें कैलकुलेशन करनी थी, वो कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुकी है, यानी हमें जो स्ट्रिंग का रिवर्स चाहिए था वो रिवर्स अब हमारा स्टोर हो गया है rev के अंदर। अब हमें बस कंपेयर कराना है, चेक कराना है कि जो हमारी ये स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है या नहीं है। तो इसके लिए हमें चेक कराना है, तो हम जब भी कोई चीज चेक कराते हैं तो हमें इफ की जरूरत पड़ती है। इफ में हम एक लाइन, एक सेंटेंस लिखेंगे, इफ में हम लिखेंगे s डॉट इक्वल इग्नोर केस rev, यानी कि इसका मतलब तो ये है कि s और rev चेक हो जाए, s क्या इक्वल है rev के, ये चेक हो जाए। इस लाइन का मतलब सिर्फ इतना सा है, क्या s rev के इक्वल है। अब इक्वल्स इग्नोर केस का मतलब क्या है, ये एक हमारा क्या है, ये हमारा एक स्ट्रिंग फंक्शन है जिसकी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, तो इसको समझने के लिए आप उसे देख सकते हैं ऊपर आई बटन को क्लिक करके। अब इक्वल्स इग्नोर केस का मतलब ये होता है कि जो हमारी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है और जो रिवर्स स्ट्रिंग है उसमें हमें उसके केस से कोई लेना देना नहीं है कि वो लोअर केस में है या वो अपर केस में है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो स्ट्रिंग ओरिजिनल स्ट्रिंग थी हमारी, उसका जो पहला n था, स्टार्टिंग n था, वो कैपिटल था, और जो हमारी रिवर्स स्ट्रिंग है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, स्मॉल n है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपर केस हो या लोअर केस हो, अगर आपकी कैरेक्टर्स सेम है, वर्ड कंप्लीटली सेम है, कोई भी कैरेक्टर चेंज नहीं है, तो उसे हम एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे इफ की कंडीशन थी, क्या s इक्वल है rev के, हाँ, तो कंडीशन ट्रू है, जो हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो रिवर्स स्ट्रिंग के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या प्रिंट हो जाएगा, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। अब बात आती है प्रिंट की, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखा है SOPLN, कोई भी SOPLN यूज नहीं करेगा, आप सबको फुल फॉर्म system.out.println यूज करना है, वरना आपके मार्क्स घट जाएंगे। या फिर आप किसी कंपाइलर में अपना प्रोग्राम बना रहे हैं तो ये चीज एरर दे जाएगी, आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं करेगा। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैंने आपको ये शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। अब SOPLN वर्क कैसे करता है, SOPLN के अंदर आप जो भी चीज इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। तो ये मैसेज आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं, इट इज अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, यस इट इज अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, मैंने सिंपल लिखा है पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, तो यानी इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट स्क्रीन पे सिंपली मुझे मिल जाएगा पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ये आउटपुट मुझे आउटपुट स्क्रीन पे मिल जाएगा। और यही आउटपुट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जब यूजर ने नितिन इनपुट किया था, तो मैं यही चाहता था कि मेरी आउटपुट स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाए कि जो यूजर ने वैल्यू इनपुट करी है वो एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम ये समझ लेते हैं कि क्या पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं होती। तो मैं इसको रब कर देता हूं, ये सारी चीजें हम फटाफट रब करके एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो लेट्स फॉर से हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इस बार मैं स्ट्रिंग के अंदर डालता हूं अखिल, ठीक है।
अब ये एक स्ट्रिंग है जिसमें हम चेक करेंगे क्या ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है या नहीं है। ठीक है, तो इस बार मैं पूरी एक्सप्लेनेशन शुरू से नहीं करूंगा, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि आप एक्सप्लेनेशन समझ चुके हो कि कैसे होनी है। तो ठीक है, फटाफट हमने इसकी लेंथ कैलकुलेट की, इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4, लेंथ आ गई 5। लूप हमारा कहां से चलेगा, L-1, तो I इक्वल्स टू L-1 यानी I इक्वल्स टू 4 से। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, सबसे पहले I की वैल्यू हो गई आपकी 4, तो 4 इंडेक्सिंग पे क्या है, L है, तो L जो है वो एक्सट्रैक्ट होके CH के अंदर आ जाएगा। CH के अंदर क्या आ गया आपका, CH के अंदर आपका आ गया L। जैसे ही CH के अंदर L आया, आप नेक्स्ट लाइन में आए, REV इक्वल्स टू REV प्लस CH। तो अभी REV स्टार्टिंग में आपका एम्प्टी है, तो CH यानी कि L आपका स्टोर हो गया। अब इसके बाद आप वापस ऊपर जाएंगे, I की वैल्यू माइनस माइनस, तो I की वैल्यू 4 से 3 हो गई, कंडीशन चेक करा 3 बड़ा है 0 से, आप वापस नेक्स्ट लाइन पे आए, इस बार I की वैल्यू क्या है, 3 है, CH इक्वल S डॉट कैरेट I 3, तो आप CH के पे गए, वहां पे आपने कहा कि मेरे को S स्ट्रिंग पे जाना है और 3 इंडेक्सिंग पे जो भी एलिमेंट है उसे लेके आना है, तो S स्ट्रिंग पे गए, 3 इंडेक्सिंग पे क्या है, I है, तो आपने CH के अंदर I स्टोर करा दिया। नेक्स्ट लाइन में आए, REV इक्वल्स टू REV प्लस CH, ये आपका REV है, इसमें आपने CH ऐड किया तो ये LI हो गया। तो इसके बाद अब आप वापस ऊपर जाएंगे, अपने लूप को अपडेट करेंगे, I माइनस माइनस I की वैल्यू हो गई 2, वापस कंडीशन चेक करी 2 0 से बड़ा है, 2 0 से बड़ा है, तो आप अगेन लूप के अंदर आ जाएंगे, CH इक्वल S डॉट कैरेट I, इस बार I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू 2 है। अब वापस S स्ट्रिंग पे गए, 2 इंडेक्सिंग पे क्या था, H था, तो H इस बार अब कहां स्टोर हो जाएगा, CH के अंदर स्टोर हो जाएगा, तो अब I की जगह H स्टोर हो गया। अब आप नेक्स्ट लाइन में आए, REV इक्वल्स टू REV प्लस CH, ये रहा आपका REV, इसमें आपने अपना CH तो ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, LIH। अब इसके बाद आप वापस ऊपर जाएंगे, I माइनस माइनस, लूप फिर से अपडेट हुआ, I की वैल्यू 1 हुई, वापस आपने कंडीशन चेक करी, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या 1 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, हम वापस अंदर आ गए लूप के, CH इक्वल S डॉट कैरेट I, इस बार I की वैल्यू क्या है, 1 है। अब आप वापस S स्ट्रिंग के पास गए, 1 इंडेक्सिंग पे क्या था, 1 इंडेक्सिंग पे K था, तो CH में इस बार आपने K स्टोर कर दिया। अब नेक्स्ट लाइन में आए, REV इक्वल्स टू REV प्लस CH, ये रहा आपका REV, इसमें आपने CH ऐड करना है, तो ये जो K है ये आपने इसमें ऐड कर दिया। अब आप वापस ऊपर जाएंगे, I माइनस माइनस, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू हो गई 0। अब आप कंडीशन चेक करेंगे, क्या 0 0 से बड़ा है, नहीं, क्या 0 0 के इक्वल है, हाँ, कंडीशन हमारी ट्रू है, हम वापस अंदर आ जाएंगे, CH इक्वल S डॉट कैरेट I, इस बार I की वैल्यू क्या हो गई, I की वैल्यू 0 हो गई। अब हम S स्ट्रिंग पे जाएंगे, हम कहेंगे 0 इंडेक्सिंग पे क्या है, 0 इंडेक्सिंग पे A है, तो इस बार हम K काट के A लिख देंगे। ठीक है, तो इस बार CH के अंदर A स्टोर हो गया। नेक्स्ट लाइन में है, REV इक्वल्स टू REV प्लस CH, ये रहा आपका REV, इसमें हमने क्या किया, CH यानी A ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम वापस ऊपर जाएंगे, I माइनस माइनस, लूप अपडेट हुआ, I की वैल्यू -1 हो गई। अब आप वापस कंडीशन चेक करेंगे, -1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, क्या -1 0 से बड़ा है, नहीं, क्या -1 0 के इक्वल है, नहीं, कंडीशन हो गई हमारी कंप्लीटली फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई, आप लूप के बाहर आ गए। अब लूप के बाहर आते ही आपने अगेन अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग अपनी रिवर्स स्ट्रिंग को कंपेयर किया, S डॉट इक्वल इग्नोर केस REV, आपने S और REV को कंपेयर किया, आपने पूछा क्या S मेरा REV के इक्वल है या नहीं, तो आपका साफ साफ दिख रहा है S REV इक्वल नहीं है, क्योंकि S का फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर है A, और REV का फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर है L, फर्स्ट कैरेक्टर ही मैच नहीं किया, तो इससे हमें ये श्योर हो गया कि REV और S दोनों ही इक्वल नहीं है। तो जैसे ये इफ की कंडीशन फॉल्स हुई, तो जैसे ही जब इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जो उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट होता है वो रन नहीं करता। इफ की कंडीशन जब फॉल्स होती है तो एल्स पार्ट होता है वो रन करता है। तो इस बार एल्स पार्ट क्या है, नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, तो आपकी जो आउटपुट स्क्रीन है उस पर क्या प्रिंट हो जाएगा, नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ये आपका आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा।
और स्ट्रिंग देख के मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यही आउटपुट आना चाहिए। अब एक चीज और जो मैंने आपको इससे पहले बताया था, एग्जांपल लिया था नितिन, ठीक है, जिसका आउटपुट हमें क्या मिला था, ये नितिन, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर था वो एन था, इसका भी फर्स्ट कैरेक्टर एन था, सेकंड कैरेक्टर आई था, सेकंड कैरेक्टर आई था, थर्ड कैरेक्टर टी था, थर्ड कैरेक्टर टी था, फोर्थ कैरेक्टर आई है, फोर्थ कैरेक्टर आई है, फिफ्थ कैरेक्टर एन था और फिफ्थ कैरेक्टर एन था, ठीक है। तो इसमें हमारे सारे कैरेक्टर्स जो थे वो सिमिलर थे, तो इसलिए ये स्ट्रिंग हमारी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग थी। केस से हमें कोई लेना देना नहीं है कि लोअर केस हो या अपर केस हो, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल था जिसमें हमने ये एक्सप्लेन किया कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होती है। सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आपको ये पूरा एग्जांपल क्लियरली समझ में आया होगा कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है या नहीं है। तो आइए अब इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो प्रोग्राम मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था उसका पूरा कोड मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस कोड को कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने का देखिए लिखा हुआ आ गया नीचे, क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर, यानी इससे हमें श्योर हो गया कि जो प्रोग्राम हमने बनाया है वो सिंटैक्टिकली बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब हम इसे क्लोज करेंगे और अब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट किस लिए क्रिएट किया जाता है, ताकि हम इस प्रोग्राम को, इस फंक्शन को कॉल करा सकें। अब हम इस प्रोग्राम को कॉल करेंगे। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप कोई स्ट्रिंग का इनपुट देते हैं तो स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में आती है। जब भी कोई स्ट्रिंग आप इनपुट करेंगे तो उसे हमेशा डबल कोट्स में इनपुट किया जाएगा। अब लेट्स फॉर से जो एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, हम वो एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे वो फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया था नितिन, तो नितिन एंटर करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो देखिए आउटपुट स्क्रीन पे आ गया, इट इज अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, यानी इससे हमें श्योर हो गया कि जो हमने प्रोग्राम बनाया था वो बिल्कुल ठीक था। एक आउटपुट और लेके देखते हैं। लेट्स फॉर से इस बार कुछ और आउटपुट लेते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल जो मैंने लिया था अखिल। अब देखते हैं कि क्या वो एग्जांपल काम करेगा या नहीं। ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है, तो देखिए क्या आउटपुट आ गया, इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, यानी इससे हमें श्योर हो गया कि हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है और हमें करेक्ट आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। आई होप आपको ये प्रोग्राम क्लियर हुआ हो। जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी, मेरा कांटेक्ट नंबर और मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हैव अ गुड डे।